बाजार बोलता है। इसमें हम जानेंगे कि एफआईज डीआईज का डेटा किस तरह का है और क्या कुछ डेटा मिल रहा है ग्लोबल फ्रंट से। तो पहले एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ लेते हैं। एफआईज लगातार मार्केट में सेलिंग करते हुए ही जा रहे हैं और देखना होगा कि ट्रेंड में कुछ थोड़ा स्लो हुआ है या नहीं। अभी भी 4927 करोड़ रुपए की सेलिंग कल भी करके गए हैं वो, और 3879 करोड़ रुपए के करीब की बाइंग डीआईज कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड भी नहीं चेंज हो रहा है, यही इंडियन मार्केट की ताकत भी है। ग्लोबल फ्रंट पर देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस समय। कल अमेरिकन मार्केट्स किस तरह से देखने के लिए मिले। अमेरिकन मार्केट्स में कल सीपीआई का डेटा आया था, सितंबर सीपीआई, वो थोड़ा सा 0.2% बढ़ा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। 58 पॉइंट डाउ नीचे बंद हुआ शंघाई में, जहां पर कि कल उनके वित्त मंत्री एक प्रेस मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि वो हो सकता है कि कुछ स्टिमुलस का अनाउंसमेंट करें। लेकिन उससे पहले आज 1.6% गिरा हुआ है चाइना, तो ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग है। लेकिन हैंसेंग उसके उलट करीब 3% ऊपर है, 615 पॉइंट ऊपर है। निकाई कोस्पी दोनों में ही हरा निशान बना हुआ है। कोस्पी में मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो टॉप गेनर्स और लूजर्स आज कौन से हैं, तो उन पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर टॉप गेनर्स में बंधन बैंक, यहाँ पर एमडी और सीईओ की नई नियुक्ति हुई है, जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। करीब 9% के काउंटर ऊपर है। न्यूलैंड लैब करीब 8.25%, उषा मार्टिन करीब 8%, राजेश एक्सपोर्ट करीब 6% और वॉक फार्मा करीब 5% ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं टॉप लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं एक बार कि कौन से शेयर हैं जो कि आज स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उसमें गैब्रियल करीब 4.25% नीचे है, कमिंस इंडिया करीब 4% नीचे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 3% नीचे, सिम्फनी करीब 2.5% और वक्रांगी सॉफ्टवेयर करीब 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ एक खबरें, खासतौर से कल हमने देखा कि टीसीएस के नतीजे तो आए ही थे, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ग्लोबल खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा हमने बताया कि अमेरिकी सीपीआई महंगाई दर सितंबर महीने के लिए 2.4% रही, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका में जुलाई सितंबर क्वार्टर रहेगा, वो उसमें जो नतीजों में ग्रोथ होगी वो कुछ खास नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट से आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले अगर यूबीएस की रिपोर्ट को माने और उनकी अर्निंग एस्टिमेट्स को देखें। साथ ही हरिकेन मिल्टन जो कि यूएस में है, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा गैस और क्रूड की सप्लाई पर पड़ रहा है। साथ ही इजराइल की लगातार धमकियां आ रही हैं, जिससे माना जा रहा है कि ईरान पर हमला हो सकता है कि वीकेंड में होता हुआ दिखाई दे, हो सकता है आज कल में, क्योंकि स्थितियां रोज़ ऐसी ही बन रही है कि आजकल हो रहा है। तो इसकी वजह से जब भी धमकी थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो जाती है तो क्रूड ऑयल पर एक इम्पैक्ट आता है। कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 3% उछलती हुई दिखाई दी हैं। रुचि जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये क्रूड ऑयल को कैसे प्ले करें सर? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर फोकस करें, रिफाइनिंग पर, या एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर? सी ये सब जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा अभी न्यूज बेस्ड डिपेंडेंसी है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। जो हमने वॉर के इम्पैक्ट देखे थे, जैसे कोई वॉर की न्यूज आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस ऊपर चले जाते हैं। तो सो आई थिंक जब भी ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स रहते हैं कि जहाँ पे डिपेंडेंसी ज्यादा न्यूज फ्लोज पे रहती है, तो वहाँ पे सर्टेनिटी काफी ये रहती है कि प्रोबेबिलिटीज काफी कम हो जाती है गैस करने की कौन से साइड बड़े मूव्स आएंगे। बट मेरे हिसाब से फिलहाल तो ओएमसीज को एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के लिए देख रहे तो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर पॉजिटिव और मूव्स अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में आते हैं तो वहां पे नेगेटिव रिएक्शंस हम क्लियरली देख सकते हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, या इवन मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां पे ऐड करूँ, सो आई थिंक यहाँ पे अब एक करेक्शन फेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे प्राइस वाइज डाउन साइड अब लिमिटेड लग रहा है। सो अगर आप थोड़े मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया कि मिड टर्म पर्सपेक्टिव से आपको कौन से काउंटर पर फोकस करना चाहिए। साथ ही अगर घरेलू खबरों पर नज़र डालें तो एनएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर आई, जिसमें कि उन्होंने बैंक निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप की वीकली डेरिवेटिव बंद कर दिए हैं, और ये 13 और 19 नवंबर के बीच में ये वीकली डेरिवेटिव अब खत्म हो जाएंगे। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है, क्योंकि सेबी ने रूल बनाया था कि एक एक्सचेंज केवल एक ही वीकली डेरिवेटिव में काम कर सकता है, तो उन्होंने निफ्टी 50 को चुना। जब बीएसई ने इस तरह की अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने सेंसेक्स के डेरिवेटिव को चुना। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब एक एक्सचेंज केवल एक ही वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी को रख सकता है। तो बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी, इन दोनों पर ही वीकली एक्सपायरी अब हो पाएगी नवंबर के बाद। रुचित जी, कैसे देख रहे हैं सर बीएसई, एंजल वन और एमओएसएल जैसे काउंटर, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं और एक्सचेंजेस भी हैं, तो इन पर कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है क्या आपको?
मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक्सपायरीज कम हो जाएगी उससे उसका मेन रीजन है कि स्पेकुलेशन कब करना है। तो इसके लिए शायद डेरिवेटिव्स के में थोड़ा सा जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेशली जो छोटे ट्रेडर्स है जो कम मार्जिन पे ही ट्रेड करते हैं, उनके स्पेकुलेशन वहां पे हमको कम होते हुए नजर आएंगे। बट लेकिन जो पैसा मार्केट में आया है, तो आई डोंट थिंक कि वो निकल के आपको दूसरे किसी फिक्स्ड एसेट्स में वगैरह जाएंगे। आई थिंक ये पैसा आपको रोटेशन में भी डेरिवेटिव सेगमेंट से कैश सेगमेंट में शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, जहाँ पे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो है वो कैश मार्केट में बाइंग करेंगे। हो सकता है कि ब्रोकर्स की एमटीएफ बुक भी बढ़े उसके कारण जो कैश सेगमेंट, बिकॉज डेरिवेटिव एक लेवरेज प्रोडक्ट है, राइट। तो लोगों को ये एफएनओ की ट्रेडिंग इसके लिए भी पसंद आती है, क्योंकि वो लेवरेज प्रोडक्ट है, कम पैसे में आप ज्यादा बड़े ट्रेड्स ले सकते हो। और यही एडवांटेज कैश सेगमेंट में एमटीएफ प्रोडक्ट्स में भी रहते हैं, जो ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप कम मार्जिन में ज्यादा अमाउंट के शेयर ले सकते हो। सो आई डोंट थिंक आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली नजर आएगा जब ये वॉल्यूम्स कम हो जाएगा। बट लेकिन ब्रोकर्स के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वॉल्यूम शायद कैश सेगमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से बीएसई को थोड़ा एडवांटेज रह सकता है, क्योंकि जहां पे एनएसई की 4 वीकली एक्सपायरी थी, 4 से कम होकर एक हो जाएगी। स्पेशली बैंक निफ्टी में, जहां पे ट्रेडर्स को काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स को रहता था। सो आई थिंक वो 4 से 1 हो जाएगी। और बीएसई में वैसे भी सेंसेक्स जो है उसकी शायद वॉल्यूम से पॉपुलैरिटी आगे थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएगा। सो आई थिंक टू एन एक्सटेंट एक्सचेंज फ्रंट पे बीएसई को एडवांटेज रहेगा इसका, कि जहाँ पे जो एक्सपायरीज में वीक टू वीक ट्रेड करते हैं, वो सेंसेक्स में वहाँ पे वॉल्यूम थोड़े शिफ्ट हो जाए। बट ब्रोकिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके कैश सेगमेंट के बुक्स बढ़ सकते, ट्रेड्स बढ़ सकते हैं, और इसीलिए आई थिंक इट वुड बी न्यूट्रल फॉर देम। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। अभिषेक झा जी का सवाल है, शुड आई बाय बीकाजी नमकीन वाला जो कंपनी है और पीसी ज्वेलर एट करंट मार्केट प्राइस फॉर शॉर्ट टर्म? सर, शॉर्ट टर्म की बात होती है तो नतीजों पर फोकस चला ही जाता है। बीकाजी के रिजल्ट 24 अक्टूबर को आएंगे और पीसी ज्वेलर के 19 अक्टूबर को आएंगे। सर, कैसे देख रहे हैं अगर इन दोनों ही काउंटर्स में करीब 15 दिन का ट्रेड लेना हो तो? बीकाजी में फिलहाल वेट करने की सलाह रहेगी। नीचे 780 से 790 की रेंज में वहां पे सपोर्ट आ रहा है स्टॉक को। तो इनके सबको वो रेंज में कोई भी करेक्शन में मिलता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करिएगा, क्योंकि उधर अगर मिलता है तो फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवरेबल बनेंगे। सो करंट लेवल्स पे नहीं, बट डिप्स पे वो रेंज में आप ये स्टॉक में सपोर्ट के आसपास देखेगा। पीसी ज्वेलर्स भी थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में देखे तो ऑलरेडी एक बड़ा मूव हो चुका है। सो अब यहाँ पे चेस करना, सो आई थिंक वहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। हालांकि स्टॉक में 136 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मे बी अगर आपको रिस्क लेना है इसमें तो 136 140 की रेंज में लिमिटेड क्वांटिटी के साथ कीजिएगा। अगर वहां पे कर रहे तो बाकी एग्रेसिव पोजीशंस किया, आपके पोर्टफोलियो के बड़ा पार्ट ये बने, ऐसी ज्यादा क्वांटिटीज बाय करने की सलाह इसमें नहीं रहेगी। जी, दिव्यांश जी का सवाल इरिडा पर है। दिव्यांश जी, मैं आपका सवाल लूंगा क्योंकि हमें इरिडा के रिजल्ट्स भी कवर करने हैं, तो नतीजों पर फोकस में हम इस काउंट पर डिटेल में बात करेंगे। दीपक शर्मा जी का सवाल है सीक्वेंट साइंटिफिक पर। इनके पास सर 100 शेयर हैं 199 के रेट के। इस पर क्या करना चाहिए, इनको होल्ड या एवरेज, दोनों की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं सर। फिलहाल होल्ड करें। मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिसेंटली अच्छा चेंज हुआ है। जब ये स्टॉक में 150 रुपए के लेवल्स के ब्रेकआउट आए थे, तभी प्राइस अप में वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। बाजार के साथ साथ पिछले 10 दिन में करेक्शन आया है, बट ऐसे कोई वॉल्यूम बेस उसमें सेलिंग इसमें नहीं है। तो नई पोजीशंस भी अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हीं को होल्ड करें, थोड़ा पेशेंस रखें। जब ये मार्केट का करेक्टिव फेज खत्म होकर नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट होगा, तब आई थिंक रिव्यू करेगा वेदर आपको एवरेज करनी चाहिए कि नहीं। सपोर्ट्स मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, 182 के आसपास पहला सपोर्ट है स्टॉक में, और पोजिशनल सपोर्ट स्टॉक में 160 के आसपास है। सो 160 के अराउंड इनकेस आ जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि वहां तक जाएगा, बट मार्केट्स के वॉलेटिलिटी में अगर कुछ ऐसे 160 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वो लेवल्स अच्छे रह सकते हैं कि जहां पे आप एवरेजिंग का सोच सकते हैं। जी, साथ ही एक और खबर बंधन बैंक को लेकर। आज जिस काउंटर पर मूव भी अच्छा खासा देखने के लिए मिला, करीब 9% का। इसमें पार्था सेनगुप्ता जी को बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है आरबीआई के अप्रूवल के साथ ही सेनगुप्ता जी को अगर देखें तो करीब 40 साल का बैंकिंग अनुभव है, जिसमें कि उन्होंने 2020 तक तो एसबीआई के कोलकाता सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर रहे 2016 से 2020, और साथ ही 2020 से 22 तक उन्होंने आईओबी के एमडी और सीईओ का भी पद संभाले रखा है। तो काफ़ी एक अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने कि बंधन बैंक के टॉप पोस्ट को अब फिल करेंगे। बंधन बैंक में एक यही प्रॉब्लम चल रही थी कि एक तो इन पर कुछ ऑडिट्स चल रहे थे, इनकी लोन बुक को लेकर काफ़ी कुछ सवाल थे। 20-22 हज़ार करोड़ रुपए की इनकी लोन बुक थोड़ी सी आरबीआई शायद इनको कवर कर रही थी,
और उसका एक इम्पैक्ट था कि ये काउंटर चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब चूंकि नए एमडी एंड सीईओ आए हैं, आरबीआई की निगरानी में चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए शायद काउंटर पर आज एक मूव देखने के लिए मिल रहा है। रुचि जी, क्या लगता है ये काउंटर हर बार थोड़ा बहुत चलता है लेकिन फिर एक रेंज पे जाकर फंस जाता है? सबसे अंडर परफॉर्मिंग काउंटर अगर बैंकिंग स्पेस में देखा जाए तो बंधन बैंक है सर। क्या लगता है निवेशक जो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं उनको कोई एग्जिट मिलेगा? आई थिंक यस, एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। अगर पिछले कुछ महीनों में जो बैंकिंग स्पेस में अगर दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेरेटिव करे तो स्टॉक ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। बट अब कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्राइस वाइज करेक्शन होने स्टॉक में बंद हो चुके हैं। पिछले एक या दो क्वार्टर से देखें तो नीचे 180 के आसपास ये स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है और ऊपर 220 का रेजिस्टेंस बनाया है। तो एक्चुअली ब्रेकआउट या प्राइस मूवमेंट तेजी के तो 220 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड ये स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। बट एक चीज अच्छी है कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज में आया है फ्रॉम प्राइस वाइज करेक्शन, सो शायद डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड है अभी स्टॉक के लिए। इनफैक्ट पिछले क्वार्टरली के भी जब रिजल्ट्स आए थे स्टॉक में तो हमने काफी अच्छा एक पॉजिटिव मूव देखा गया था स्टॉक में। सो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स देख ले कि कैसे आते हैं। अगर यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आप फिर ये स्टॉक में अपने बने रहे। सो फिलहाल तो मेरी सलाह रहेगी आपके स्टॉक्स को अगर हाई लेवल्स के भी बाइंग है तो यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट ना करें, स्टॉक में बने रहे और ये रिजल्ट्स के बाद में आप अपना फिर से इसको रिव्यू करें।